Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on plus 1 and plus 2 CBSE economics. Today we are delivering sixth lecture in the series of lecture on 11th economics. So far we have done 5 lectures for 11th and 1 for 12th. Today is sixth lecture. और friends, आपको पता है कि जो CBSE का 11th का syllabus है, it is divided into two parts. Part 1 deals with statistics and part 2 with elementary statistics. Today's lecture is from part 1, that is lecture. The title of the lecture is Measure of Central Tendency. Now what is this central tendency? It is nothing but average. देखो, आपने एवरेज के बारे में 10th में पढ़ा है. यहाँ थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा कंसेप्ट वाइड हो जाएगा. सो लेट अस बिगिन विद अवर लेक्चर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सबसे पहले, व्हाट इज दिस सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट एवरेज, और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए सिंगल फिगर. हम एवरेज एक सिंगल फिगर है जो पूरे डाटा के पूरे सेट के डाटा को रिप्रेजेंट करती है. सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल डाटा, दैट इज कॉल्ड एवरेज. देखो क्या लिखा है, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा. ये एक अकेली वैल्यू जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको अदर वर्ड्स में हम एवरेज कह देते हैं. देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज एन एवरेज, जैसे मैंने अभी बोला. अब इसके बाद देखो, जो 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेस आपने पढ़नी है इस 11th इकोनॉमिक्स में, वो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. एंड आवर टुडेज लेक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन. लेकिन बिफोर वी बिगिन, आगे जाने से पहले, अर्थमेटिक मीन में आने से पहले 2 छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो आपको पूछ लिए जाते हैं. सबसे पहले कि व्हाट इज द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ एवरेजेस, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस. ना कि भाई एक एवरेज हम क्यों डिराइव करते हैं, क्या कारण है इसका एवरेज को डिराइव करने का. तो पहला है टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन ए समराइज्ड फॉर्म, कि हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा डाटा जो है उसको समराइज फॉर्म में, इनफैक्ट पूरे डाटा को के लिए हम एक सिंगल फिगर ले आते हैं, और ये सिंगल फिगर पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है. देखो क्या लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि बड़े डाटा को ग्रास्प करना मुश्किल है, इसलिए उसकी एवरेज निकालते हैं. एवरेज निकाल के हम एक सिंगल फिगर पे आते हैं जो कि पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और न्यूमेरिकल फिगर्स. एवरेज समराइज सच डाटा इनटू ए सिंगल फिगर विच मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. ये एक सिंगल फिगर आएगी जो कि समझने में आसान होगी, याद करने में आसान होगी. देन सेकेंड, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. देखो, कहता है कि एवरेजेस जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ डाटाज के कंपैरिजन में हेल्प करती है. मैं कहता हूँ 3 सेट ऑफ डाटा हैं, हर एक में 25-25 वैल्यूज़ हैं. अब इसका कंपैरिजन मुश्किल है, 25-25 वैल्यूज़ का हम करें तो ये कंपैरिजन मुश्किल है. तो इसको इजी कैसे बनेगा कि आप तीनों सेट्स की एवरेजेस निकाल लो, सेट 1, सेट 2, सेट 3. अब जब एवरेज के 3 फिगर आ गए, नाउ यू कैन इजीली कंपेयर द डाटा ऑफ डिफरेंट सेट्स. देखो क्या लिखा है, averages are very helpful for making comparative studies as they reduce the mass of statistical data to single figure or estimate. कि बड़े डाटा को एक सिंगल फिगर में ले आए, उससे कंपैरिजन विद अदर सेट ऑफ डाटा इजी हो जाता है. टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. देखो, एवरेज के बेस पे ही हम आगे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये सारे कहाँ से निकलते हैं? ये सिंपल इन्हीं एवरेजेस से निकलते हैं. तो ये उनका एवरेज, उनका बेस है. देन नेक्स्ट, टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप. कहता है कि ये जो एवरेज है, अगर हमारे पास कई ग्रुप्स हैं तो ये एवरेजेस, इनमें आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, इसको इस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करेगी. देखो क्या लिखा है, एवरेजेस आर हेल्पफुल और इवन एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा और वेरिएबल्स. डिफरेंट ग्रुप ऑफ डाटाज और वेरिएबल्स का रिलेशन वो आपस में आपको करने में हेल्प करेगा. देन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कि ये आपको, जब आप एक डाटा पे आ जाते हो कि एक एवरेज एक डाटा दे देता है, तो उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो. कि जैसे मान लो मैंने
मेल फीमेल रेशो का डाटा लिया, मैंने लिया हरियाणा का, पंजाब का, और ये ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैं कहता हूँ कि पर 1000 फीमेल मेल्स लेट अस से 875 डाटा हरियाणा का था। इसका मतलब क्या है, 875 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल्स। अब इस डाटा का कंपैरिजन मैं अदर स्टेट से कर सकता हूँ। मैं से कहता हूँ पंजाब में 920 आ रहा है, केरला में 980 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ मेल में फीमेल रेशन इन कंपैरिजन टू हरियाणा हेल्दी है। तो कहता है कि ये जो है, ये आपको उसके बारे में आप डिसीजन बना सकेंगे कि भी मेल फीमेल रेशो हमारे पास कम आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं अब उसके अकॉर्डिंगली जो है डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस बना सकता हूँ। तो एवरेजेस क्या करती है, आपको फिगर देके उसको किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में आप कोई भी पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो ना। इसके बाद देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये चैप्टर में थ्योरी के बहुत एक दो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं हैं फ्रेंड्स। जब भी आपको थ्योरी की बात इस चैप्टर में से की जाएगी तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि एक अच्छी एवरेज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बहुत इजी है, लेकिन थ्योरेटिकली आपके पेपर के लिए ये थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, एवरेज शुड बी रिजिडली डिफाइंड। क्या मतलब, कहता है एवरेज शुड बी क्लियर एंड देयर शुड बी ओनली वन फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट शुड हैव ए डेफिनेट एंड फिक्स्ड वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन और फार्मूला यूज। कि डेफिनेट होना चाहिए कि आप एक सेट से एवरेज निकालो, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, तो ये जो है डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, इनमें एक्सट्रीम्स वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कि जो एवरेज का डाटा है, जो एवरेज निकाली है, वो आप सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके निकालो। ये नहीं है कि आपने 10 में से 2 वैल्यूज़ ले ली, वो सैम्पलिंग कहलाएगा। तो आप पूरी डाटा को ऑब्जर्व करके निकालोगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। Average should be calculated by taking into consideration each and every item of the series. If it is not based on all observation, it will not be representative of whole group. मैंने अभी कहा कि अगर वो पूरे डाटा को आप नहीं स्टडी करोगे तो एवरेज आपको गलत रिजल्ट भी दे सकती है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता मैंने क्या किया, एक क्लास में 10 बच्चों के वेट की स्टडी की। उसमें पहले 8 बच्चों का था वेट आ रहा 20 से 25 किलो, 9th बच्चे का 65 किलो और 10th बच्चे का 55 किलो। अब ये दो वैल्यूज, बाकी ग्रुप का 20 से 25 है, इनका 55 और 65, तो ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज पूरे ग्रुप को इफेक्ट करेंगी और एवरेज जो है इन दो वैल्यूज से इफेक्टेड होगी। इस केस में जो आपके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट हैं वो इफेक्टेड होंगे। तो ये हम कहते हैं कि दिस इज नॉट अगेन ए गुड एवरेज। देन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, कि आप एक ग्रुप में से 3 सैंपल उठाते हो तो इन सैंपल से मोरल रिजल्ट सेम आने चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। एक सैंपल से कुछ आ रहा है, दूसरे से कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन सैंपल्स में हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है, एन एवरेज शुड पोजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, दैट इज इफ वी टेक 2 or more samples from a given population and compute average for each, then values thus obtained from different samples should not differ from each other. Then next, it should be easy to understand and compute. ये एक अच्छी एवरेज वो है जिसको आसानी से समझा जा सके, आसानी से कंप्यूट किया जा सके। देन लास्ट पॉइंट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये आप इस तरह होना चाहिए कि आप इसको आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स दे सको ना। फ्रेंड्स, ये तो है थ्योरी की बात। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में हमने क्या करना है, देखो इसको मैं स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट्स में ना। देखो इसमें जस्ट वेट, लेट द स्क्रीन ओपन, देन वी विल बी डूइंग दिस थिंग। न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लेट अस सी क्या करते हैं हम।
यस। अब इसको देखो, हमने 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन। नाउ दिस अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज। जो 10th में निकालते हो, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में इतने इतने, उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सिंपल एवरेज। एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। मीडियन ये होती है मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज, कि एक सीरीज की मिडल वैल्यू, एक तरफ मोर देन वैल्यूज है, एक तरफ लेस देन वैल्यूज हैं, उसको हम मीडियन कह देते हैं। और मोड, इट इज द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कि वो वैल्यू जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार आती है, उसको हम कहते हैं दिस मोड। यार अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? 3 बातें बताई। एवरेज तो सिंपल एवरेज, अर्थमेटिक मीन तो हो गया सिंपल एवरेज। मीडियन हो गया मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज, जिसके एक तरफ मोर देन आइटम होंगे, एक तरफ लेस देन आइटम होंगे। और मोड होता है वैल्यू विच अकर्स फॉर द मैक्सिमम टाइम इन ए सीरीज। ना इसके बाद देखो, आपने देखो इसको, मैंने शुरुआत करनी है अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन इसको हम इकोनॉमिक्स में एक्स बार से लिखते हैं। नाउ दिस एक्स बार अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये तो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी भी हैं n नंबर्स, और ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख देते हैं समेशन x अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। दैट इज फर्स्ट। इस अर्थमेटिक मीन है क्या? अब इसमें लेट अस देखते हैं। अब इसके बाद इसमें हम आगे चलते हैं, और ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक लेट अस से मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, और न्यूमेरिकल सिंपल सा लेता हूं। क्या? देखो, सबसे पहले पार्ट हम कर रहे हैं इसको, रादर अब इसको छोड़ देते हैं पूरी स्क्रीन पे आके। लेट अस से मैं कर रहा हूं, सबसे पहले करते हैं मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। देखो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, देखो मेरा एक लेक्चर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आने वाला है, जिसमें आप YouTube में देखोगे ये सीरीज को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम किस सीरीज को क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इंडिविजुअल सीरीज पहले तो देखो क्या है। मैं तीनों सीरीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देम। इंडिविजुअल सीरीज होता है व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज इज रिटन सेपरेटली। मैंने कहता 10 बच्चों के नंबर हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 5 5 6 4 3 2 6 5 4। ये 10 बच्चों के नंबर हैं, और मैंने 10 के 10 को सेपरेटली लिख दिया कि जितनी वैल्यूज है उतनी सेपरेटली लिख दी। 50 वैल्यूज हैं तो 50 को सेपरेट लिख दिया। ये है मेरी इंडिविजुअल सीरीज। इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। इसके बाद सेकंड पार्ट में मेरी आती है डिस्क्रीट सीरीज। Now what is this discrete series? इसमें every item is not written separately but rather weight is given. weight क्या है कि you will be giving frequency। क्या कि एक वैल्यू कितनी बार आई। जैसे यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज हैं 2 से लेके 6 तक। मैंने यहाँ लिखा 2 3 4 5 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी बनी मेरे पास 2 आई मेरे पास एक बार, 3 आई मेरे पास एक बार, और 4 आई 1 2 3 3 बार, 5 आई 3 बार, और ये आई 2 बार। 5 और 5 10।
तो इसमें और इसमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है आपके पास कि इसमें एवरी आइटम इज रिटन सेपरेटली, इसको आप फ्रीक्वेंसी देते हो, नंबर बताते हो कि ये वैल्यू जो है इतनी बार अकर की है। इसके बाद तीसरी सीरीज आती है, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। नो, इसकी पहचान बड़ी आसान है। ये डाटा जो है वो आपको इस तरह के क्लास इंटरवल्स में मिलेगा, 2 3 1 2, मान लो है ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर्स ले ली मैंने। ये डाटा जो है आपको क्लास इंटरवल में मिलेगा, इसको आपको पता है लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये आपको पता है नहीं। अब देखो, मैंने जैसे कहा कि एक लेक्चर मेरा पूरा आने वाला है, ये तो मैंने सिंपल बता दिया तीनों का डिफरेंस, एवरी आइटम रिटन सेपरेटली, फ्रीक्वेंसी इज देयर एंड हियर द डाटा इज इन ग्रुप्स, क्लास इंटरवल्स। लेकिन आप उस लेक्चर में देखोगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये डाटा जो है, ये सीरीज लिखने के ढंग है, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है वेयर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज लोअर लिमिट ऑफ अदर क्लास। और इंक्लूसिव होगी ये 0 to 4, 5 से 9, ये वेयर अपर लिमिट इज नॉट लोअर लिमिट। लेकिन ये सारी डिटेल आपको उस लेक्चर में मिलेंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर देखें। नाउ कमिंग टू दिस न्यूमेरिकल पार्ट, लेट अस सी। मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। वो क्या है कि मेरे को मार्क्स दिए हुए हैं, लेट अस से दिस इज एक्स। मार्क्स क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं मेरे को 15, 18, 16, 45, 32, 40, 40 एंड 28। और मेरे को कहा जाता है कि इसको अर्थमेटिक मीन को निकालो। नो, इट्स वेरी सिंपल कि एक इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है। तो अब इस इंडिविजुअल सीरीज में कौन कौन से मेथड आते हैं? सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। नो, व्हाट इज दिस डायरेक्ट मेथड? इसमें मीन का फार्मूला है समेशन x अपॉन n, ये पहला फार्मूला होगा। अब ये x है मेरे पास, समेशन x, इसको ऐड करो। देखो, मैं आपको ये बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन में यूजुअली गलती हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। हम लोग तो यहाँ पढ़ाते हुए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, बट यू नो द कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो इसलिए बड़े प्यार से इसको ऐड करो। मेरे पास बुक में है, इसलिए जस्ट टू सेव टाइम दिस इज 224। तो ये मीन आ गया 224। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ मैं कहता हूँ लेट अस से ये स्टूडेंट्स हैं, इधर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है n इज इक्वल टू 8। मैंने यहाँ लिख दिया n इज इक्वल टू 8, दैट इज 224 अपॉन 8। तो आंसर इसका मेरे पास आता है दैट इज 28। आप चेक कर लेना कि ये मेरे पास आंसर आ रहा है 28। ना, दिस इज डायरेक्ट मेथड। इसके बाद इसी का शॉर्टकट मेथड। Now what is this shortcut method? This is a plus summation fd, not fd, f तो आया नहीं अभी, summation d upon n. Now here a stands for assumed mean and d is deviation from assumed mean. Got it? तो सबसे पहले तो आपने इस x में से कोई वैल्यू assumed mean मान लेनी है, ये अपने आप मानना। और यूजुअली आपको assumed mean मानना चाहिए जो मिडल वैल्यू हो,
यहाँ 15 जो है वो लोएस्ट वैल्यू और 45 हाईएस्ट है। तो मैं लेट अस से इसको लेट अस से 28 को, ये क्यों हम लोएस्ट वैल्यू को बीच वाली वैल्यू को मानते हैं, ताकि जो है कैलकुलेशन है वो आपकी सिंपल हो जाए। अब इसमें d इज नथिंग बट x माइनस ए, दैट इज 15 माइनस 28। देखो जरा ध्यान से देखना, यही एरर होगा अगर होगा तो। -10, 18 माइनस 28, 16 माइनस 28 माइनस 12, और ये हो गया +17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो मैंने क्या कहा कि पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ प्लस माइनस में आप गलती करो, अदरवाइज इनमें कोई चांस नहीं होता। 32, दिस इज +4, this is +12, this is +12 and this is 0। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, this is 0। अब इसको ऐड करो, समेशन डी कितना, 23 12 25, 25 तो नहीं, 23 और 12 35 तो है माइनस के फिगर्स, और प्लस के कितने हैं, 21 एंड 12, 33 एंड 12 45, और ये 45 प्लस के फिगर्स हैं। 45 मतलब ये रह गया 8, इज इट 8? नो, दिस इज 10। समेशन डी इज इक्वल टू 10। एक बार जरूर इसको दोबारा देख लेना कि कहीं एरर होगा तो वो सिर्फ कैलकुलेशन में होगा और कुछ नहीं। देखो इसमें अब मैंने फार्मूले में पुट कर दिया ए, ये फार्मूला मेरा ए इज दिस 28 प्लस समेशन डी इज 0, एन इज नंबर ऑफ आइटम्स 8, सो आंसर इज 28। देखो एक चीज और नोट करो, इस स्टैटिस्टिक्स में आप जिस मर्जी मेथड से कोई क्वेश्चन कर लो, उसका आंसर आपको सेम आना चाहिए, जैसे ये आया। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर भी होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। एक और होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन फ्रेंड्स वो स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज होता है जब इसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकल आए। कॉमन फैक्टर मतलब जो इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दे, लेकिन इस फिगर में मेरे को कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दिख रही जो डिवाइड कर सके इनको, कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें, इसलिए ये नहीं लिखा जाता। लेकिन इसका फार्मूला मैं जरूर लिख देता हूँ, ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी, और ये डी डैश क्या होगा, डी डैश ये होगा x माइनस ए अपॉन सी, एंड सी इज द कॉमन फैक्टर। तो ये फ्रेंड्स आपका पहला सीरीज हो गई, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। फ्रेंड्स देखो मैं फिर आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। जितने प्रैक्टिस करते जाओगे, फार्मूला पता होना चाहिए, आंसर इज देयर। ना इसी सीरीज में अब हम सेकंड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए फिर मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, ये है मार्क्स। कितने मार्क्स दिए हुए हैं, 10 20 30 40 50 एंड 60, एंड आपको दिया हुआ है साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी। इसमें हर आइटम सेपरेटली नहीं है कि 10 नंबर जो हैं 5 स्टूडेंट्स के हैं, 2 3 8 4 और देन 3। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला है, इज सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज समेशन fx अपॉन n, n is here summation f is equal to n,
देखो डिफरेंस देखो, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स था, ये भी नंबर ऑफ आइटम्स है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स ही है, कितनी बार एक वैल्यू आ रही है। इसको ऐड कर लो, 7 3 10 18 4 20 25। अब मेरे को क्या चाहिए, f इंटू एक्स, दिस इज x, f इंटू एक्स 50 40 90 320 200 and 180, and this is summation fx। अब इस समीशन एफ एक्स को करके देखो, मैं जस्ट टू अवॉइड टू सेव टाइम मैं जस्ट सीधी कैलकुलेशन उठा रहा हूँ। दिस इज 880 आ रहा है, आप देख करके देख सकते हो कि वेदर इट इज़ 880 और नॉट। मैं जस्ट कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए इसको कर रहा हूँ। अब इसमें जस्ट एक फार्मूले में आपने इसको डालना है एंड आंसर विल बी देयर, दैट इज एक्स बार इज 880 अपॉन एन, दैट इज 25, और आंसर इसका आ रहा है 35.2। देखो फिर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, या तो मैं कैलकुलेटर उठा के इसको ऐड करके आपको बताऊं, या मैंने एक एग्जांपल ले लिया और उसकी कैलकुलेशन जो है आपके सामने ले आया। ये पहला मेथड है। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। फार्मूला इसका है एक्स बार इज ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। अगेन दिस इज अज्यूम्ड मीन बट नॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। देखो बड़े ध्यान से देखो, अज्यूम्ड मीन एक्स यहां पर ये है, इसमें से कोई फिगर लिया मैंने, लेट अस से मैंने 40 ले लिया, दिस इज माय अज्यूम्ड मीन। एंड व्हाट इज डी, d इज x माइनस ए। फ्रेंड्स देखो, जब मैं शॉर्टकट मेथड करता हूं तो मेरे को इस स्टेप की जरूरत नहीं है अगर शॉर्टकट मेथड कर रहा हूं। ये तो मैंने तीनों मेथड सीधे करने हैं, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। d इज x माइनस ए, 10 माइनस 40, दैट इज माइनस 30, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस 20। ओके, और इसके बाद मेरे को चाहिए, देखो क्या क्या चाहिए, एफ इंटू डी, एफ डी, एफ ये है और डी माइनस 150 माइनस 40 माइनस 30 0 प्लस 40 प्लस 60, एडिट 100। और ये मेरे पास, मैं फिर वो फिगर उठा रहा हूँ, समेशन एफ डी इज 120। आपको अगर कहीं एरर हुआ तो वो कैलकुलेशन में होता है, इसलिए टू मेक थिंग सिंपल और टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये जस्ट सिंपल है कि पहले डी निकाल लो फिर एफ डी। अब इस सिचुएशन में ए इज 40 और एफ डी मेरे पास आ गया 120 अपॉन एन, एन इज 25। अच्छा, इसमें आप देखो ये माइनस का फिगर है, दिस इज माइनस 120, दिस इज माइनस का फिगर, देखो ये माइनस है 220, माइनस के 220 और प्लस के हैं 100। सो ये इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख दें, जस्ट वेट, 40 प्लस माइनस 120 अपॉन n is 25, so this become 40 minus 120 over 25, आंसर इसका भी सेम 35.2 आएगा। सिंपल, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं है। पहले में देखो, फिर देख लो fx। अब जब ये मेथड करते हो तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, गॉट इट। अब मैंने लास्ट मेथड करना है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके लिए देखो, मैं ये पोर्शन सारा मेरे ख्याल से रब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपने इसको देख लिया है, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि आज के बोर्ड्स और आज से पीछे जो बोर्ड्स हुआ करते थे क्या डिफरेंस है। अब इसमें देखो मेरे को ये स्टेप नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ और ये स्टेप भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। नाउ आई एम डूइंग स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया। स्टेप डेविएशन फार्मूला है x इज a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन n इंटू सी। ए एज्यूम नहीं है, ये d से d निकाल दिया हमने। अब निकालना d डैश। नो व्हाट इज d डैश? दिस इज x माइनस a अपॉन c। व्हाट इज c? वो वैल्यू जो इन सबको डिवाइड कर दो। इस केस में क्लियर 10 है, देखो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और इसके बाद मेरे को चाहिए एफ डी डैश। एफ डी डैश, दिस इज एफ, दिस इज डी डैश। -15 -4 -3 0 +4 +6, ये बनती है 15 4। इसको करके देखो क्या बनता है 19 22 और 10 गए, दिस इज माइनस के 12 आते हैं। एफ डी डैश इज -12। इसको फिगर में डालोगे 40 प्लस -12 अपॉन n 25 इंटू सी इज कॉमन फैक्टर 10। वही पिछले वाला क्वेश्चन बन गया 120/25, दैट इज 35.2। तो फ्रेंड्स देखो दो मेथड मैंने किए, दो चार बातें देखो। सबसे पहले मैं तो हर आइटम सेपरेटली है। बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड चलते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन तब आएगा जब आपको कॉमन फैक्टर मिले। डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी पहली बार। अब इसमें जो डेविएशन लेनी है वो x से लेनी है आपने। तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड सिंपल, शॉर्टकट मेथड वो d तक रहते हो, और स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें स्टेप डेविएशन में आपको कॉमन फैक्टर मिला। फ्रेंड्स देखो मैं जो बता रहा हूं आपको जरा ध्यान से सुनो कि तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तीनों में से अगर थोड़ा भी आंसर का डिफरेंस है तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई होप सिंपल। अब इसके बाद लास्ट हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको पता है क्या है। इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। इसके लिए मैं फिर एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। आपको मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स आर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ये क्लास इंटरवल है। एंड फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास 4, 16, 4, 4, 12, 40, 41, 27, 9। देखो मैंने कोई वैल्यू बेस की है, मैंने 4, 12, 40,
41 27 के बाद एक वैल्यू मिस कर दी मैंने। व्हाट इज दैट? 1394 और ये समेशन एफ दैट इज गिवन 150, इसको एन भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सीरीज की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं पहले तो फार्मूला लिख लूँ डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है। दैट इज एक्स बार इज समेशन एफ एम अपॉन एन। एम, व्हाट इज एम? एम इज मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कैसे निकलती है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। अब इसका आप एफ एम निकालो। एफ मल्टीप्लाइड बाई एम 60। अब इसकी कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। देखो इसमें मैं फिर कह दूं कि कैलकुलेशन एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। सो लेट अस से 12 into 25 that is 300, then 40 into 35, simple, just wait, 40 into 35 that is equal to, just wait, hold on, no, 40 into 35, this is 1400, 1400, द नेक्स्ट 41 into 40। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा उठा लिया है जिसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा है, और 1845, देन 27 into 55, that is 1485, let us see, then 13 into 65, 13 into 65, this is 845, then 9 into 75, 9 into 75, this is 675, and then last is 85 into 4, that is 340। अब इसका सम करो। मैंने जो कहा आपको कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला उठाया गया है। लेट अस सी, अब इसको ऐड करेंगे, 60 प्लस 300 प्लस 1400 प्लस 1845 प्लस 1485 प्लस 845 प्लस 675 प्लस 340, 6950। इसको मैंने यहाँ लिखा 6950 अपॉन एन। एन है 150, तो आंसर आएगा इसका 6950 डिवाइडेड बाई 150, that is equal to 695। अच्छा जस्ट वेट, नहीं गलत है, यही मैंने कहा कि आपको 6950 डिवाइडेड बाई 150, ये आ रहा 46.33। तो ये देखो, मैं एनीवे इसमें कैलकुलेशन एरर की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको कहा
हालांकि ये कैलकुलेशन अब की है तो ये ठीक आई है, आंसर इज 46.33, लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एरर हो सकता है इसका, मैं आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन आपने बड़े प्यार से करना है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर उठा लिया, बड़ी कैलकुलेशन देख के कैलकुलेटर उठा लिया और फटाफट आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं, वो आपको खुद करना है और एक दो बार करके उसको बी श्योर कि ऐसा ना हो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर के कारण गलत हो जाए। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड। देन शॉर्टकट मेथड, दिस इज ए प्लस, फार्मूला वही है जो पीछे था, एफ एम या डेविएशंस हम एम से ले रहे हैं इसमें, तो ये बनेगा एफ डी अपॉन एन, इसमें डेविएशन जो है डी इज एक्स माइनस एम। तो sorry, this is deviation is m minus a। अब इसको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से, सॉरी शॉर्टकट मेथड से करता हूं, इसमें मेरे को इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले डी निकाला, डी क्या है, m माइनस ए, इसमें से कोई फिगर मैंने a मान लिया, लेट अस, दिस इज 15 माइनस 55, दैट इज माइनस 40, 25 माइनस ये 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, सामने सामने लिखो, 0 प्लस 10 प्लस 20 एंड प्लस 30, माइनस वाले अलग कर लो, ये अलग, 30 70 20 100 आ रहे हैं माइनस के, और प्लस के आ रहे हैं 60। तो एफ डी, अब हमने करना है नेक्स्ट एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। नाउ दिस इज एफ, दिस इज डी, दिस इज माइनस 160, 12 को 30 से किया, 3 से किया 360, 40 को 20 से किया 800, 41 को 10 से किया 410, 27 0 हो गया ये, 13 को 10 से 130 प्लस के, देन 9 को 20 से प्लस के 180, एंड 4 को 120, इसको करो, ये बन गया 300, एंड दिस इज 430 प्लस के हैं, ये सारा करके देखो, देखो सिंपल है, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं बनता, कि इसको ऐड करके ये आ जाएगा समेशन एफ डी, वो आप इसमें पुट कर दोगे, एन आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स, ए आपने एज्यूम्ड मीन माना है, इसको करके आंसर वही आएगा जो नेक्स्ट है। अब एक मेथड जो रह गया वो है स्टेप डेविएशन मेथड, उसके लिए देखो मैं इसको रब करता हूं, उसमें मेरे को ये स्टेप्स नहीं चाहिए, even this step is not required। ये आ गया, ये आ गया, पहले फार्मूला लिख लिया, अब ये इसमें मेरे को नहीं चाहिए, मैं सिंपल यहां रखता हूं, ये डी आ गया। अब डी डैश निकालोगे आप, डी डैश इज एक्स माइनस ए अपॉन सी, सी है जो कॉमन फैक्टर सबको डिवाइड कर दे, इसमें 10 आ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और अब इसको करो एफ डी डैश,
f into d dash -16 -36 -80 -41 0 13 18 एंड अब फिर अगेन इसको अलग, माइनस के फिगर अलग और ये अलग। देखते हैं इसको करके। फिर वही है कि इसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ कैलकुलेशन एरर की हो सकती है और कुछ नहीं। 16 प्लस 36 प्लस 80 प्लस 41 दिस इज इक्वल टू 173 माइनस के 173 और प्लस के आ रहे हैं 11 2 13 और 43। तो 173 माइनस 43 इक्वल टू 130। सो मेरे पास आ रहा है समेशन एफ डी डैश इज माइनस 130 और फार्मूला मेरा, लेट अस राइट द फार्मूला। फार्मूला यहाँ लिखते हैं, लेट अस सी, यहाँ लिखता हूँ मैं, नहीं यहाँ नहीं, कहाँ लिखें, इफ़ यू परमिट मी, मैं इसको इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ, ये ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ, ये आपको बता ही दिया मैंने। स्टेप डेविएशन मेथड, द मेथड इज स्टेप डेविएशन और फार्मूला है एक्स बार इज ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब इसमें देखो हमने ए क्या माना था 55 और एफ डी डैश मेरे पास आया -130 अपॉन एन था मेरे पास, इफ यू परमिट मी, देखें हम एन कितना था, एन वाज 150 अपॉन सी दैट इज 10। इसको करोगे तो आंसर वही आना चाहिए जो पिछले दो क्वेश्चंस में आया और उसका आंसर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज 46.33। आप करके देखो 46.33 ये आना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं मीन मोड मीडियन के, लेकिन इसमें एक लेक्चर आपको मैं दूंगा जो मैं सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक ही जगह पर हम इनको इकट्ठा करेंगे और इसको करेंगे। लेकिन बेस तो यही है, सबसे पहले आप ये करो और फिर कहूँगा इसके बाद मैं लेक्चर अपलोड करूँगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आप उस लेक्चर को ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर इस चैप्टर पे ये चैप्टर करो। इसके बाद एक लेक्चर और अर्थमेटिक मीन पे देंगे जिसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा कंबाइंड मीन भी करूँगा और वेटेड मीन देखते हैं आपको +1 में पूछते हैं या नहीं पूछते, लेट अस सी, लेट मी चेक। और उसके बाद लेकिन कंबाइंड मीन करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखो। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, देखो एरर की पॉसिबिलिटी सिर्फ कैलकुलेशन में है, वो कैलकुलेशन एरर कोई भी कर सकता है। मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी अगर कहीं गलत आता आंसर तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर आपने किया है। तो सारी गेम कैलकुलेशन की है, आप कैलकुलेशन ध्यान से देखकर और इन क्वेश्चंस को करो। फ्रेंड्स, लास्ट में देखो, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू माय चैनल इको ट्यूटोरियल्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उस तभी हम अच्छे से अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे। देखो वीडियोस में बड़ा हार्डवर्क होगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज दे दी, बड़े इन डेप्थ जाएंगे हम। और इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े प्यार से इन चैप्टर्स को ध्यान से स्टडी करो और प्रैक्टिस करो। स्टैटिस्टिक्स सारी गेम प्रैक्टिस किया और कुछ नहीं। सो लास्ट में वंस अगेन डू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन, थैंक यू।